हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो मॉडर्न फिजिक्स डिस्कस कर रहे थे हम। एंड मॉडर्न फिजिक्स में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट ड्वेल नेचर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई का भी हमने मेजर पोर्शन कवर कर लिया था। तो आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही शॉर्ट होने वाला है। इस वीडियो में हम न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन डिस्कस करेंगे, जो आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। एंड देन वी विल ऑल्सो डू सम क्वेश्चन। सो लेट अस स्टार्ट क्विकली। सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियर फिजन की। तो कल जब हमने लेक्चर पढ़ा था तो वी हैड ड्रॉन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ एक्सप्लेन करते हुए मैंने आपको बताया था कि ये जो न्यूक्लियाई हैं जिनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत छोटी है, तो हर न्यूक्लियाई नेचर में स्टेबिलिटी अटेन करना चाहता है। और स्टेबिलिटी अटेन करने का प्रोसेस क्या है इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियस, कि उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। अब ये जो छोटे छोटे न्यूक्लियाई हैं जैसे हाइड्रोजन के, तो अगर ये ड्यूट्रॉन है, ठीक है, 1s2 ड्यूटेरियम, तो ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई अगर अपनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को इंक्रीज करना चाहता है तो इट हैज टू मर्ज विद अनदर ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई। और इसी प्रोसेस को न्यूक्लियर भाषा में कहा जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पर दो छोटे न्यूक्लियाई आपस में क्या हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फ्यूजन, वेयर टू स्मॉलर लाइटर nuclei combine together in order to form a much stable and heavier nuclei। ठीक है। और ये जो यूरेनियम वाली बेल्ट है, यहाँ पर जो न्यूक्लियाई लय करते हैं, ये भी अनस्टेबल है इनके बड़े साइज के कारण। तो ये परेशान है अपने बड़े साइज से। इनके बड़े साइज की वजह से इनमें क्या हो रही है, अनस्टेबिलिटी आ रही है। ठीक है। तो अनस्टेबिलिटी के कारण ये क्या चाहते हैं, टू अटेन स्टेबिलिटी। और इनको स्टेबिलिटी अटेन करने का तरीका क्या है कि अपने बड़े साइज को क्या करें, ब्रेक करें और छोटे लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाए। इस प्रोसेस को कहा जाता है न्यूक्लियर फिजन। ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फिजन। तो फॉर न्यूक्लियाई हैविंग mass number A greater than 170, they are unstable due to their large size, larger, greater n by z ratio and some other factors। ठीक है। So these heavier nuclei break into two lighter nuclei in order to attain stability and increase their बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, क्लियर। तो एक फिजन रिएक्शन मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए, ये एक फिजन रिएक्शन है जहां पर हमारे पास यूरेनियम 235 था। अब यूरेनियम 235 में हमने जानबूझ के एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन इंसिडेंट करवाया। ऐसे फिजन को कहा जाता है इंड्यूस्ड फिजन। इंड्यूस्ड फिजन मतलब भारी ताकतों के द्वारा फिजन करवाना। भारी ताकत जैसे ये न्यूट्रॉन को इस पर मारा, और मारने से ये पहले ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग था, और इसको मारने पे इसका कंफर्मेशन हो गया कि अब ये ब्रेक होगा। ठीक है, क्लियर। तो ये जो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है, इट हैज इंड्यूस्ड या फिर इनिशिएटेड द फिजन। तो ऐसे फिजन को कहा जाता है इंड्यूस्ड फिजन। अब इंड्यूस्ड फिजन होने के कारण ये जो यूरेनियम 235 था, इट गॉट कन्वर्टेड इनटू यूरेनियम 92 प्लस 1 न्यूट्रॉन, दैट इज 236। और यूरेनियम 236 92 एटॉमिक नंबर हाईली फिजनेबल है। तो ये कन्वर्ट होता है बेरियम के न्यूक्लियाई में प्लस क्रिप्टन प्लस 3 न्यूट्रॉन।
तो ये जो न्यूक्लियाई ब्रेक होता है इसे कहा जाता है न्यूक्लियर फिजिक्स के टर्म्स में पेरेंट न्यूक्लियाई, ठीक। और जो ये प्रोडक्ट्स देता है इन्हें कहा जाता है डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। अब देखो मास नंबर कंजर्व कराने की कोशिश करो। यहाँ मास नंबर कितना है 236, यहाँ कितना है 144 प्लस 89, 144 प्लस 90 होता है 234, तो ये हो गया 233 प्लस 3 न्यूट्रॉन, तो टोटल कितना होगा 236। तो देखो मास नंबर कंजर्व है। अब ये यूरेनियम जो कि हाईली फिजनेबल था, अनस्टेबल था, ये छोटे न्यूक्लियाई में ब्रेक हो गया। देखो 170 से दोनों छोटे हैं, तो ये क्या है स्टेबल, ठीक है। हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की कर्व में देखा था कि 170 से लेके और क्या बोलते हैं ये अपना 20 से ऊपर तक, क्लियर, ये सारे न्यूक्लियाई क्या है स्टेबल है, ठीक, क्लियर। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। एक और रिएक्शन मैं दिखाता हूं। अगेन अपने पास यूरेनियम 235 था, इसमें एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन हमने इंसिडेंट करवाया एंड इट गॉट टर्न इनटू यूरेनियम 236, और यूरेनियम 236 दो डॉटर न्यूक्लियॉन में ब्रेक हो गया, ठीक है, Sb और Nb, और प्लस इसने अकंपनी किए हैं अपने साथ साथ 4 न्यूट्रॉन। फिर मास नंबर कंजर्व कराओ, यहाँ पर 236 है, यहाँ पर कितना है 133 प्लस 99, दैट बिकम्स 232 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 236, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन, ठीक। न्यूक्लियर फिजन काहे के लिए होता है, नोट इन न्यूक्लियर फिजन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इंक्रीजेस, ठीक है, क्लियर। दो टाइप का होता है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट टाइप होता है आपका स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मतलब जो नेचर में अपने आप हो रहा है, स्पॉन्टेनियस फिजन। और दूसरा टाइप जिसका एग्जांपल अभी अभी मैंने आपको दिखाया दैट इज इंड्यूस्ड फिजन। इंड्यूस्ड फिजन मतलब जो करवाना पड़ता है, ठीक है। अभी इंड्यूस्ड फिजन भी दो टाइप का है, एक है आपका कंट्रोल्ड और एक है आपका अनकंट्रोल्ड। एक डिस्ट्रक्शन के काम आता है और एक कंस्ट्रक्शन मतलब प्रोडक्टिव काम में। कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन यूज होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में टू मेक इलेक्ट्रिसिटी, और अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन यूज होता है हिरोशिमा मतलब अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन यूज हुआ था एटॉमिक बॉम्ब में, ठीक है, क्लियर, न्यूक्लियर बॉम्ब में। तो कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, अभी आपने देखा कि एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है, स्लो मूविंग, इसे हमने यूरेनियम 235 पे इंसिडेंट करवाया, तो इसने क्या कर दिया, अकंपनी किया, कुछ तो डॉटर न्यूक्लियाई बना और साथ में कितने न्यूट्रॉन्स निकले 3, ठीक है। अब अगर ये 3 न्यूट्रॉन्स फर्दर आगे जाके किसी और न्यूक्लियाई पे इंसिडेंट करेंगे यूरेनियम के और 3 निकालेंगे तो ये चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो हम क्या चाहते हैं कि इनमें से 2 क्या हो जाए एब्जॉर्ब। तो कुछ मटेरियल मीडियम लगा के, ग्रेफाइट या कैडमियम की रॉड लगा के हम इन 2 को क्या कर लेंगे एब्जॉर्ब कर लेंगे, और फर्दर ये जो तीसरा वाला बचा है ये जाके किसी यूरेनियम 235 पे हिट करेगा और फर्दर फिर कितने निकालेगा ये 1, 2 और 3 न्यूट्रॉन, क्योंकि इस रिएक्शन में हमेशा 3 न्यूट्रॉन निकलने। फिर हम क्या करेंगे इन 2 को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ऐसे करते करते ये रिएक्शन हम कंट्रोल करेंगे, क्योंकि हर न्यूक्लियर फिजन के साथ 3 न्यूट्रॉन के साथ साथ प्लस निकलती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। तो यहाँ पर निकलेगी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, और ये हीट हम यूटिलाइज करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। इस हीट के आसपास हम ठंडा पानी रन करवाते हैं,
और इस हीट की वजह से ये ठंडा पानी गर्म हो जाता है, गर्म होकर स्टीम बनता है। इस स्टीम को एसी जनरेटर के टरबाइन्स में फेंक के मारा जाता है और वो टरबाइन्स घूमने लगती हैं ड्यू टू दिस स्टीम। और टरबाइन्स घूमेंगी तो एसी जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा और एसी जनरेटर विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये स्टीम बनाने के प्रोसेस में हीट लगती है जो कि न्यूक्लियर फिजन में अलॉन्ग विद न्यूट्रॉन्स रिलीज होती है। ठीक है, ये हीट अपने काम की है। क्लियर? अब अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा। अगर मैं ये दो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब ना करूं तो क्या होगा, ये तीनों न्यूट्रॉन फर्दर जाके तीन न्यूक्लियाई को हिट करेंगे और तीन तीन न्यूट्रॉन निकालेंगे। तो तीन तीन 6 और 3 9। फिर ये जो 9 न्यूट्रॉन्स है ना, ये फर्दर जाके और 9 न्यूक्लियाई को इंसिडेंट करेंगे। फिर 9 से कितना आ जाएंगे 27। ऐसे करते करते एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी और विद इन सेकेंड्स बहुत सारी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज होगी। और ऐसा न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, अनकंट्रोल्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन अगर मैं आपको दिखाऊं तो 1 न्यूट्रॉन यूरेनियम एटम, यूरेनियम न्यूक्लियर सॉरी 292 सॉरी 92 236, इसमें से निकले 3 और ये तीनों यूरेनियम को हिट करे। ठीक है, तो इस यूरेनियम ने फर्दर कितने निकाल दिए, 3। 1 2 और 3। अब ये सारे 9 के 9 नेक्स्ट चेन ऑफ यूरेनियम एटम को हिट करेंगे और वो फिर कितने निकालेंगे, हर कोई 3 न्यूट्रॉन निकालेगा, 1 2 3। ऐसे करते करते क्या स्टार्ट हो जाएगी, एक चेन रिएक्शन। ठीक है, और दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अनकंट्रोल्ड फिजन। ठीक है, तो कंट्रोल्ड फ्यूजन यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स और अनकंट्रोल्ड फ्यूजन प्रिंसिपल बिहाइंड न्यूक्लियर बॉम्ब। ठीक, क्लियर? तो ये बात हो गई न्यूक्लियर फिजन की। अच्छा, एक वर्ड आ जा रहा है यहाँ पर, क्यू वैल्यू। अब क्यू वैल्यू कभी कभार ना एग्जाम में पूछ लेता है, ऑल्दो आपके सिलेबस में नहीं है। तो क्यू वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है, क्यू वैल्यू होती है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, अगर बाइंडिंग एनर्जी नहीं गिवन होगी तो गिवन होगा मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर। दिस इज द क्यू वैल्यू। ठीक, क्यू वैल्यू मतलब हीट जो निकली है या हीट जो रिक्वायर्ड है। अगर क्यू वैल्यू पॉजिटिव आती है किसी रिएक्शन में, मतलब हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। हीट रिलीज मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और अगर क्यू वैल्यू कैसी आती है, नेगेटिव, इसका मतलब हीट क्या हो रही है, रिक्वायर्ड है, हीट इज रिक्वायर्ड। और जिस प्रोसेसेस में हीट रिक्वायर्ड होती है उन्हें फिजिक्स में या केमिस्ट्री में क्या कहा जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक प्रोसेसेस। ठीक है, क्लियर, डन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस सम पॉइंट्स अबाउट न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन कौन से न्यूक्लियाई करते हैं, जो बहुत ही छोटे होते हैं और छोटे साइज के कारण इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत छोटी होती है, कम होती है, और ये आपस में मर्ज कर जाते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो द प्रोसेस वेयर टू lighter unstable nuclei combine in order to increase their binding energy per nucleon is called as न्यूक्लियर फ्यूजन। कुछ फ्यूजन रिएक्शंस मैं आपको दिखाता हूं। ठीक,
तो देखो, दो हाइड्रोजन के एटम है, ये आपस में कंबाइन हुए, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है। जब ये कंबाइन हुए तो इन्होंने 1s2 बनाया, साथ में एक पॉजिट्रॉन निकला, साथ में एक न्यूट्रिनो निकला, और एनर्जी रिलीज हुई 0.1442 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है फ्यूजन। यह दो लाइटर न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन हुए इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियाई। और एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। देखो, ठीक, ये 1s2 ड्यूटेरियम और ये 1s2 दोनों आपस में कंबाइन हुए और इन्होंने क्या बनाया, हीलियम 3h2 प्लस एक न्यूट्रॉन, और साथ में कितनी एनर्जी रिलीज करी, 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज अगेन अ फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, सिमिलरली दो ड्यूटेरियम मिलके बनाए ट्रिटियम प्लस एक हाइड्रोजन, प्लस इन्होंने कितनी एनर्जी रिलीज करी, 4.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज अगेन अ फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है ना, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ हाउ फ्यूजन वर्क्स। फ्यूजन जनरली कहाँ देखने को मिलता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्स प्लेस ऑन सन, और सन पे बहुत सारी एनर्जी या सन की अपार एनर्जी या इन्फिनाइट एनर्जी का कारण क्या है, वहां पर होता हुआ ये न्यूक्लियर फ्यूजन। जब हिरोशिमा और नागासाकी में उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ा था तो दैट वाज अ फ्यूजन बॉम्ब। ठीक है, एंड ओपनहाइमर वाज प्रेशराइज्ड टू मेक अ फ्यूजन बॉम्ब। तो उन्होंने ऑलरेडी डिस्ट्रक्शन देख लिया था कि एक फ्यूजन बॉम्ब कितना डिस्ट्रक्शन कर सकता है हिरोशिमा और नागासाकी में। उसके बाद ही रिफ्यूज टू मेक अ फ्यूजन बॉम्ब बिकॉज ही हैड नोन दैट कि फ्यूजन बॉम्ब का स्केल फ्यूजन बॉम्ब से भी बहुत बड़ा है, 10 गुना ज़्यादा है। तो अगर एक फ्यूजन बॉम्ब किसी एरिया में एक्सप्लोड होगा या उससे हम पॉपुलेशन वाइप आउट करने की कोशिश करेंगे तो पूरे का पूरा शहर या पूरा का पूरा एक कंट्री गायब हो सकती है। इसलिए ही रिफ्यूज टू मेक अ फ्यूजन बॉम्ब, और उन्होंने फ्यूजन बॉम्ब बनाने से मना कर दिया था। ये वहाँ की उस समय की अमेरिकी सरकार को पसंद नहीं आया था, एंड देयरफॉर बाद में उन पे देशद्रोह के चार्जेस भी लगे थे इसी कॉन्सेप्ट की वजह से या इसी एक्सप्लेनेशन को लेके। ठीक है, क्लियर। तो दैट वाज द हिस्ट्री अबाउट फ्यूजन एंड फ्यूजन। क्लियर। इसकी शुरुआत सबसे पहले आइंस्टाइन ने करी थी। इफ ही हैड नॉट गिवन E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, उन्होंने ये नहीं बताया होता कि एनर्जी और मास एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, वी कुड नेवर हैव बीन एबल टू हार्नेस द न्यूक्लियर एनर्जी या फिर मेक न्यूक्लियर बॉम्ब्स। न्यूक्लियर बॉम्ब्स पॉसिबल ही सबसे पहला स्टेप था आइंस्टाइंस एनर्जी मास इक्विवेलेंस। ठीक है, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। इसके अलावा आपसे इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा पूछा जाता नहीं है। कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल डिस्कस PYQ एंड दैट विल बी इनफ फॉर योर बोर्ड प्रिपरेशन। ठीक है, देखो जैसे क्वेश्चन है, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी वन वन न्यूट्रॉन एंड वन प्रोटॉन कंबाइन टू फॉर्म अ ड्यूट्रियन न्यूक्लियस। ठीक है, एक न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, और कंबाइन होके बनाता है 1h2 दैट इज ड्यूट्रॉन। तो पूछ रहा है बाइंडिंग एनर्जी बताओ। अब बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या होता है, डेल्टा एम सी स्क्वायर। अब डेल्टा एम क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। कौन सा न्यूक्लियस है, ड्यूट्रॉन का, इनटू सी स्क्वायर। अब ये सब गिवन है हमारे पास। मास ऑफ प्रोटॉन कितना गिवन है, देखो 1.00813 AMU। ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना गिवन है, 1.00893। माइनस मास ऑफ ड्यूट्रॉन कितना गिवन है, 2.01473, 2.01473 इंटू सी स्क्वायर। अभी कैलकुलेशन कर लेते हैं फटाफट। ठीक, बस आपके लिए टास्क ये रहेगा क्योंकि आपको ये कैलकुलेशन मैनुअली करनी है पेपर में, तो थोड़ा टाइम लग सकता है बट इट इज़ नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। ठीक है, क्लियर। प्लस 1.00893 इक्वल्स 2 पॉइंट है माइनस
473 कितना आया? ये आया आपके पास 0.00233। बट इसमें तो पूछ ही नहीं रहा है हमें, आंसर किसमें पूछ रहा है? एमईवी में। तो वी शुड नो हाउ टू कन्वर्ट एएमयू इन एमईवी। तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए 1 एएमयू होता है 931.5 एमईवी बाय सी स्क्वायर। अगर आपको पेपर में आसान बनाना है तो आप 930 एमईवी बाय सी स्क्वायर भी ले सकते हैं, ज़्यादा फर्क आएगा नहीं। ठीक है, क्लियर? तो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 931.5 से, तो ये आ गया 2.17, दैट इज लगभग 2.2 एमईवी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस देखते हैं, ये 2.17 आ गया विच इज ऑलमोस्ट 2.2 एमईवी। तो ऐसे करना है आपने क्वेश्चन सॉल्व। थोड़ा सा बस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा पेपर में, बट उसके अलावा कुछ भी डिफिकल्ट इस क्वेश्चन में है नहीं। ठीक, देखिए एक और ऐसा ही क्वेश्चन कह रहा है इफ m नॉट इज द मास ऑफ एन ऑक्सीजन आइसोटोप, कौन सा दे रखा है? 8O17 mp and mn आर द मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, अगेन बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला डेल्टा एम सी स्क्वायर, जहां पर डेल्टा एम क्या है? मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, इंडिविजुअल मास, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू सी स्क्वायर। अब मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? देखो 8 तो इसके पास प्रोटॉन है ना, तो हो गया 8 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। अब 17 में से 8 गए तो बचेंगे क्या? 9 न्यूट्रॉन्स। तो 9 कितने हो गए इसके पास? न्यूट्रॉन्स, दैट इज mn माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू सी स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन है? 8 टाइम्स mp प्लस 9 टाइम्स mn माइनस m नॉट और सी स्क्वायर, ऑप्शन बी। काफी आसान क्वेश्चन। ठीक है, 8 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 9 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इनटू सी स्क्वायर, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर? तीसरा प्रश्न, सवाल, क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है फाइंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आयरन। सबको पता है 8.8 आती है, लेट्स सी 8.8 के आसपास आती है कि नहीं। ठीक, तो सोल्यूशन, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला अगेन बार बार डेल्टा एम सी स्क्वायर। अब बताओ आयरन के पास कितने प्रोटॉन? 26, 26 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कितने? 56 में से 26 गया, दैट इज 30, 30 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ आयरन न्यूक्लियस कितना दे रखा है? 55.9349, और यहाँ कितना आ जाएगा? सी स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट करते हैं फटाफट। 26 मास ऑफ प्रोटॉन कितना है तुम्हारा? हाइड्रोजन एटम का दे रखा है 1H1, दैट इज 1.00783। ठीक है, तो वही होता है सेम, एक ही प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन एटम के पास, है ना, प्लस 30 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन गिवन है 1.00867। ये वैल्यूज आपको पेपर में दी होंगी, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 55.9349 इंटू सी स्क्वायर। तो फटाफट कैलकुलेशन करते हैं। तो 26 इंटू 1.00783, दैट कम्स आउट टू बी 28.0358। ठीक, प्लस 30 इंटू 1.00867, दैट कम्स आउट टू बी 30.2601 माइनस 55.9349। ठीक, तो ये टोटल आ गया 58.2959 माइनस 55.9349 इंटू सी स्क्वायर। माइनस कर देते हैं 55.9349, ये आ गया आपके पास 2.361। ये एएमयू में आया, हमें कन्वर्ट इसे करना है एमयू में। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसल इंटू 931.5, तो ये आ गई लगभग 2199 MeV। MeV स्टैंड्स फॉर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, अदरवाइज
ये न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है, बाकी सब थ्योरी आएगी। इन चैप्टरों से एटम, न्यूक्लियाई और डुअल नेचर से थ्योरी आने के ज़्यादा चांसेस है, तो थ्योरी पे कमांड बनाइए एंड दैट्स इट। यही आपके इन दोनों चैप्टरों में से बोर्ड के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून फॉर द PYQ सेक्शन जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।